एंडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की सियासत, खासकर मंत्रिमंडल को लेकर मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है और कितना इंतजार। लेकिन साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि कुछ जगह से जो खबरें आई है वो दिल दहला देने वाली है और ये बताती है कि आखिर लोगों के मन में चलता क्या है। तो चलिए समझते हैं आज की 5 बड़ी खबरों को। इंतजार खत्म, विस्तार कल। उपचुनाव का रण, सिंधिया को झेलना आसान नहीं। पटरी पर जिंदगी, शर्मिंदा करती तस्वीर। तो मध्य प्रदेश की आज से सबसे बड़ी खबर और मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई एक खबर है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। लंबी चर्चाओं के बीच आखिरकार कल यानी गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसकी जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जब भी मंथन होता है तो अमृत ही निकलता है और विष छिप पी जाते हैं। सीएम के इस बयान की बात से कई कयास लगाए जाने लगे। वहीं शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कमलनाथ ने कहा है कि इतिहास में इतने समय बाद कोई सरकार मंत्रिमंडल विस्तार कर रही है, इसका क्या कारण है और क्या परिणाम होंगे, आने वाले समय में यह देखने को मिलेगा। इंतजार खत्म, विस्तार कल। लेकिन इससे पहले कि हम आपको शिवराज जी और कमलनाथ जी को सुनवाते हैं, उसके बाद चलेंगे हम दूसरी खबर की तरफ इसी से जुड़ी हुई। पहले सुनते हैं शिवराज जी ने क्या कहा। मंत्रिमंडल विस्तार के महामंथन में अमृत किसको मिलेगा और विष किसको मिलेगा? मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेंगे। पहली दफे देश के इतिहास में इतने समय बाद मंत्रिमंडल बनने जा रहा है। इसके क्या कारण थे और मंत्रिमंडल बनाने का क्या परिणाम होगा, मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल इतने देरी से बन रहा है, लेकिन भविष्य में क्या होगा इस पर नजर कांग्रेस की निश्चित है और एक तरह से उनका तंज है। पर अब यह भी समझ लीजिए कि मंत्रिमंडल में होगा कौन। मंत्रिमंडल के संभावित उम्मीदवारों में शामिल पूर्व मंत्री विजय साय ने कहा है कि सीएम शिवराज जब चाहेंगे तब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। साथ ही मंत्रियों के दावेदारों में शामिल होने के मामले में उन्होंने कहा कि अगर सीएम और पार्टी चाहेगी तो वे मंत्री बनकर एक बार फिर जनता की सेवा जरूर करेंगे। इन सभी मुद्दों पर विजय शाह से बात की है हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने। हमारे साथ पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी के नेता विजय शाह जी मौजूद हैं। सर, मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, आपका भी नाम है मंत्रिमंडल विस्तार में, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, नाम डिसाइड करने वाला मैं कुछ नहीं होता हूँ। पार्टी संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान देश काल परिस्थिति को देखते हुए जो भी निर्णय वो लेंगे वो हमारे लिए सिरोधार्य है। कल कुछ हमारे साथियों को जवाबदारी मिलेगी और कुछ को संगठन का कार्य मिलेगा। जो भी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे और संगठन लेगा, हम लोग सब उनके साथ हैं। नए पुराने चेहरों को लेकर लगातार पार्टी में कहीं कहीं मतभेद चल रहा था, अब क्या? नहीं, देखिए, इतना बड़ा वर्तमान परिस्थितियों में जब निर्णय करना पड़ता है तो ठीक तरीके से समन्वय बिठाते हुए और उस पर विचार करना होता है, इसलिए समय लगा। अब क्या चुनौतियां मानते हैं, एक बार फिर मंत्री बन सकते हैं अगर तो? मैंने कहा ना कि जो जवाबदारियां संगठन देगा उस पर पहले भी और बाद में भी हम लोग जो दायित्व देते हैं, पार्टी सरकार और नेतृत्व मुख्यमंत्री जी, हमेशा हम लोग उसमें सफल रहे हैं और आगे भी जो भी दायित्व पार्टी देगी, चाहे वो संगठन का हो चाहे वो सत्ता का हो, हम लोग कोई नए कार्यकर्ता नहीं है। 30 साल हो गए, इसलिए ना एक्साइटेड है और ना निराश है। एक आखिरी सवाल है, सिंधिया समर्थक भी कई 22 विधायक आपके साथ हैं, वो भी मंत्री रहेंगे, उनके साथ तालमेल कैसे बिठाएंगे आप लोग? देखिए, कोई समर्थक नहीं है, सब बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होने के पहले उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दिया है और इसलिए जब परिवार में शामिल हो गए हैं तो अब हम किसी व्यक्ति विशेष से गुट का नहीं मानते। वो भाजपा के लोग हैं और चुनाव बाकायदा वो लड़ रहे हैं और हमारे परिवार के साथ, इसलिए कोई तकलीफ नहीं आई। तो आपने सुना कि अभी जो सिंधिया समर्थक हैं वो सिंधिया समर्थक नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भाजपा में कोई किसी का समर्थक नहीं, वो सिर्फ भाजपा का ही कार्यकर्ता है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय शाह का। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज के साथ संदीप मिश्रा, IND 24 भोपाल।
चलिए, तो विजय शाह ये कह रहे थे कि जो संगठन की जिम्मेदारी मिलेगी, बाती बात में वो कह गए, लेकिन ये भी उन्होंने बता दिया है कुछ लोगों को सत्ता यानी मंत्रिपरिषद में स्थान मिलेगा, कुछ लोग बाहर रहेंगे तो वो संगठन की सेवा करेंगे। लेकिन विजय शाह की बातों का यदि समझा जाए तो फिर ये समझ आ रहा है कि कुछ पुराने चेहरे इस बार दिखाई नहीं देंगे मंत्रिमंडल में, जैसा विजय शाह कह रहे थे। लेकिन शिवराज जी के बारे में कहा जाता है कि जो वो कहते हैं जब परिणाम सामने दिखाई देते हैं तो वैसे होते नहीं है। इंतजार रहेगा मंत्रिमंडल विस्तार का, लेकिन समझते हैं संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, वो घड़ी आ गई जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सब कुछ क्लियर है, लेकिन क्या मंत्रिमंडल में जैसा विजय शाह कह रहे हैं पुराने चेहरों की छुट्टी होने जा रही? संदीप, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कवायद कई दिनों से चल रही थी, अब उस पर विराम लगाने की तैयारी है और शिवराज जी यानी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ने उस पर विराम लगा भी दिया। लेकिन उन्होंने बाती बात में यह भी कह दिया कि मंथन से ही अमृत निकलता है, लेकिन अमृत की बूंद किसके गले में जाएगी, ये बड़ी मुद्दा है। और विजय शाह जैसा कह रहे थे तो उनकी बातों से यह लग रहा है कि इस बार संगठन में स्थान मिलेगा पुराने लोगों को, यानी सत्ता में नजर नहीं आएंगे यदि उनकी बातों पर समझा और गौर किया जाए, जो उन्होंने बोला है उसके मायने निकाले जाए। लेकिन असलियत तो जब ही सामने आएगी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा होगा, देखना होगा कौन कौन से चेहरे उसमें नजर आएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि कई ऐसे नए चेहरे होंगे जिन पर आप शायद विश्वास भी नहीं कर पा रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। उनमें से भी कुछ नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि संगठन ने साफ कर दिया था कि नए चेहरों को स्थान मिलना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो भी बदला है और खुद विनय सहस्त्रबुद्धे जो सूची है मंत्रियों की उसे दिल्ली से लेकर आ रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि जो तय हुआ है वो दिल्ली में हुआ है, भोपाल में नहीं? तो मध्य प्रदेश की यह सबसे बड़ी खबर, जैसा कहा जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबसे बड़ी खबर है। देखिए, संदीप मिश्रा से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं जुड़े तो उनके कैमरा पर्सन से बोलिए कि वो उनको जुड़वाएं। और ये खबर बड़ी है, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। एक बार सुन लेते हैं कि विजय शाह से संदीप मिश्रा, चलिए संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए, सीधे संदीप मिश्रा से बात कर लेते हैं। संदीप, क्या कहेंगे? इंतजार खत्म, विस्तार कल होगा, लेकिन विजय शाह की बातों के मायने क्या निकाले जाए? बिल्कुल, जिस तरह से पूर्व मंत्री विजय शाह ने यहाँ पर जिस तरह से संकेत दिए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं साफ साफ कि जो पिछले लंबे समय से कहीं न कहीं पार्टी के अंदर विवाद और मतभेद चल रहे थे उसी का एक तरह से यहाँ पर उन्होंने साफ खुलासा किया है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात करके बाहर निकले, मुस्कुराते हुए बाहर निकले, तो ये बात तो जाहिर थी कि कहीं ना कहीं वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उन्हें इस बात की ये जानकारी दे दी गई है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर संकेत दिया कि कुछ उनके साथी यहां पर मंत्री पद की शपथ लेंगे तो कुछ को संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी जो नेता नाराज हैं या जो वरिष्ठ नेता हैं जिनको मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई जाएगी तो उन्हें कल या परसों के दो दिन के अंदर संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो ये बड़े संकेत यहां पर पूर्व मंत्री विजय शाह ने दिए हैं। बड़ा चेहरा माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके जो शब्द हैं तो उसको कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता, उसमें कुछ न कुछ तो दम जरूर होगा। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो समझ आ रहा है कि क्या चेहरे, जो नए चेहरे दिखाई देंगे, तो क्या ये अब मान लिया जाए कि पुराने चेहरों की छुट्टी होने जा रही? क्योंकि खुद उन्होंने बाती बात में आपसे जब बात कर रहे थे ये कह दिया कि संगठन में जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएंगे। बाद में उन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन में जहां भी जो जिम्मेदारी दे दी जाएगी, लेकिन संगठन उनके मुंह से निकल गया। तो हमें लग रहा है पुराने जो लोग हैं उनको संगठन की जिम्मेदारी मिलने वाली। बिल्कुल मिल सकती है, जो पुराने लोग हैं उनको संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि जो नए और पुराने चेहरोों का तालमेल बिठाने की बात लगातार चल रही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखती अब नजर आने लगी। धीरे धीरे पर्दे उठने लगे हैं। जो जिस तरह से समय करीब आता जा रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब खुलासा कर दिया है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आज प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी भोपाल पहुंच चुके हैं लिस्ट लेकर के। तो अब इस बात में कोई संशय नहीं है कि बहुत सारे चेहरे जो वरिष्ठ नेता थे, जो पुराने
पुराने मंत्री रह चुके हैं पहले भी, तो उनके यहाँ पर कहीं ना कहीं नाम कटने जा रहे हैं और उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है और उसके संकेत आज यहाँ पर दिए जा चुके हैं। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको पहले से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ताकि बाद में कोई भी अप्रिय स्थिति पार्टी में ना बनने पाए। तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की स्थिति पहले से ही निभाई जा रही है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी में संदीप ये देखा भी जाता है कि डैमेज कंट्रोल तो बहुत अच्छे से कर लेती है बीजेपी। जिसको जहां बोल दिया उससे कहिए कि उस काम में लग जाए, यही अनुशासन के मामले में इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कड़रवेश पार्टी कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत को लेकर दावे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बोले हैं कि उपचुनाव में हम 24 सीटें जीतेंगे, बीजेपी की हार तय है। वहीं ऐंदल सिंह कंसाना, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस सपने देखना छोड़ दे, एक भी सीट मिल गई तो मान लिया जाएगा। तो क्या कहा दोनों नेताओं ने, जरा सुनिए। मुद्दे नहीं है, 24 की 24 सीट हम जीतेंगे, वो कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। इनकी एक भी सीट कोई भगवान भरोसे टपक जाए, आसमानी सुल्तानी एक दो कोई तो आ जाए, बाकी कोई इनका हिल्ला नहीं है। क्यों देगी जनता इनको वोट, किस बात पे देगी? आपको मौका दिया 15 महीने का, बल्लभ भवन छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा टू भोपाल और भोपाल टू दिल्ली, इसके लिए दिया था। आपको मध्य प्रदेश के विकास करने का मौका दिया था, आपको गांव में जाके और लोगों से बात करने का मौका दिया था। चुनाव जीत के आप आ गए, सरकार बना ली। किसी एक आध जिले में मध्य प्रदेश में धन्यवाद रैली की कमलनाथ जी ने? कहीं गए हो तो मुझे बता दो। जनता के सामने जब जाएंगे, जब इनको पता लगेगा। ऐंदल सिंह कंसाना वो व्यक्ति हैं जो पूर्व में मंत्री रहे हैं और जब 22 लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो उसमें एक चेहरा ये भी है। और जब कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा होगा तो इन्हें आप बतौर मंत्री देखेंगे। जो जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें यह चेहरा जरूर नजर आएगा। और उन्होंने कहा किस बात पर वोट देंगे, एक बार आकर तो देखें। क्या कमलनाथ कभी अपनी कुर्सी से उठकर छिंदवाड़ा के अलावा कहीं गए थे? बड़ा आरोप है। चलिए समझते हैं। आकाश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे? दोनों 24 सीटें जीतने का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों 24 तो जीत नहीं सकते। किसी एक को जीतना होगा, एक की हार मिलेगी। मैदान में दो टीम होती है, एक हारती है, एक जीतती है। लेकिन किसके दावों में कितना दम नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, दावों की अगर हम बात करें मनोज जी, तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां जो हैं आगामी जो 24 का रण है, मिशन 24 है, उसमें जीत का छक्का लगाने के दावे कर रही हैं। लेकिन बीजेपी की राह थोड़ी आसान जरूर नजर आती है, क्योंकि आंकड़ों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बीजेपी को सिर्फ 9 विधायकों की जरूरत है, जिसके बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत में जो है आ सकती है। यही कारण है कि बीजेपी के लिए राह जरूर आसान है, लेकिन चुनौती यहाँ पर कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस को अगर सत्ता में वापसी करनी है तो 24 की 24 सीटों पर कांग्रेस को फतेह हासिल करना होगी। लेकिन बीजेपी के लिए भी जो है यहाँ पर चुनौती कम होने वाली नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस के का विधायक थे, जो अपनी विधायकी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनको चेहरा बनाकर अब बीजेपी जो है जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में जनता के बीच में किस तरीके से बीजेपी के वो नेता जो कुछ उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे, तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कांग्रेस की तारीफ किया करते थे, आज वो बीजेपी का हिस्सा होंगे, तो ये बीजेपी के लिए भी मुश्किलों भरा है। तो ऐसे में ये साफ है कि आगामी जो रण है विधानसभा उपचुनाव का, वो काफी दिलचस्प होने वाला है। और यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी इसी को लेकर जो है काफी गहमा गहमी देखी गई है, क्योंकि जो 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, उसमें से 22 ऐसे चेहरे होंगे जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और अब बीजेपी में है। तो निश्चित रूप से चुनौती दोनों पार्टियों के लिए है, और यही कारण है कि दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से उपचुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति जीत की तैयार कर रही है। चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है आगामी दिनों में। जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हमें लगता है कि इसके बाद तारीख भी सामने आ जाएगी चुनाव की, और फिर समझ पाएंगे किसमें कितना दम है, क्योंकि असली दम तो जनता जानती है और वही तय करेगी। अगली खबर फिर सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर एक बार फिर आ गए हैं। सिंधिया के निशाने पर लेते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि सिंधिया को झेलना आसान नहीं, बीजेपी को अब समझ आएगा कि सिंधिया है क्या।
उन्होंने दरअसल एक मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था, उसके ऊपर बयान देते हुए जो जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें कही थी उस पर उन्होंने कटाक्ष किया, तंज कसा है। क्या कहा है सज्जन वर्मा ने, समझते हैं। ज्योतिरादित्य बाबू को झेलना हर किसी की बस की बात नहीं है। अभी तो कई नटखट लीलाएं होंगी जिन्हें शायद आप झेल ना पाओ। इन लीलाओं को झेलने के लिए तो कोई चंचल चपल व्यक्तित्व की आवश्यकता है। चलिए, सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि चंचल चपल एक चेहरे की आवश्यकता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में वो चेहरा नजर नहीं आता है? शिवराज जी को क्या समझ रहे हैं सज्जन वर्मा जी, समझते हैं। मेरे साथ इस वक्त आमिर जुड़ रहे हैं, दुष्यंत जुड़े हुए हमारे संवाददाता, दुष्यंत से बात कर लेते। दुष्यंत, क्या कहें, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि उपचुनाव भी नजदीक है, किसी भी दिन तारीख तय हो जाएगी, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है, एक तरफ कांग्रेस का ये कहा जाए कहीं ना कहीं दुख भी होगा, इस बात की चिंता भी होगी कि सरकार में वापसी होगी या नहीं, लेकिन सज्जन वर्मा का सिंधिया पर तंज कसना क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए, जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी है और भाजपा का दामन थामा है, तब से ही लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं गाए बगाए लगातार बयानबाजी करते आए हैं और लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तमाम सारे आरोप भी लगाए हैं। लेकिन जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट पर कहीं ना कहीं तंज कसते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या चीज है, अब बीजेपी को समझ में आएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को झेलना आसान नहीं है। और जिस तरीके से जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया है, तो उससे कहीं ना कहीं ये जरूर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की स्थितियां हैं, जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी चर्चा की जा रही है, तो पार्टी नेतृत्व से भी चर्चा की जा रही है, तो इस स्थिति को भी देखते हुए ये पूरा तंज किया गया है। और इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस से किस राह पर चल रही है और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की हर संभव प्रयास भी कांग्रेस अपनी तरफ से करती जा रही है, क्योंकि ज्यादातर जो सीटें हैं उपचुनाव की, वो 16 सीटें, वो ज्यादातर जो सीटें हैं वो चंबल में हैं। तो चंबल इलाके को किस तरीके से फतेह किया जाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस तरीके से घेरा जाए, ये उसका रास्ता है और कहीं ना कहीं इसी रास्ते पर कांग्रेस चल पड़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत, आप मेरे साथ जुड़े। जुलाई से देश भर में अनलॉक 2 लागू हो चुका है और जिसकी गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई। गाइडलाइन के अनुसार 31 जुलाई तक स्कूल और कॉलेज के साथ ही मेट्रो, सर्विस, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। भीड़ वाले सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन समेत अधिक लोगों की संख्या वाले सांस्कृतिक, मनोरंजक, शैक्षणिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। अनलॉक 2 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की भी कवायद की गई है, जिसके तहत सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों, सवारी ट्रेनों को अनुमति दी गई है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो रेड जोन में आने वाले इंदौर और भोपाल में रियायतों के बीच सख्ती भी जारी रहेगी। इंदौर में बुधवार से मॉल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी गई है, जिसका समय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक तय किया गया है। वहीं भोपाल में सप्ताह में 5 दिन दुकानें खोलने के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। शनिवार और रविवार को दुकान खोलने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दुकान सील कर न्यायिक कार्रवाई भी की जाएगी। यानी अनलॉक 2 की तरफ अब सरकार बढ़ रही है और बढ़ ही चुकी है। जिस तरह से निर्देश जारी हुए हैं, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है और बता दिया है कि किस तरह से मदद की जाएगी। और उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो लोगों से सहयोग भी मांगा है, सोशल डिस्टेंसिंग का, 2 गज दूरी बनाकर चलिए, इस तमाम तरह की बातें कही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे और 2 संवाददाता से हम बात करेंगे क्योंकि दोनों शहर बड़े महत्वपूर्ण हैं, भोपाल और इंदौर, और दोनों जगह अलग अलग निर्देश, दिशा निर्देश जारी हुए सरकार की तरफ से, तो उनको समझेंगे। बड़ी खबर है और खबर तो सबसे बड़ी आज चुनाव को लेकर है, मंत्रिमंडल। लेकिन आमिर से समझ लेते हैं अनलॉक 2। आमिर, क्या कहेंगे अनलॉक 2 को लेकर, जिस तरह के दिशा निर्देश जारी हुए हैं, कितनी राहत और कितनी मुश्किल? देखिए, आज से अनलॉक 2 तो शुरू हो चुका है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी हो चुकी हैं। 31 जुलाई तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, साथ में जो है सिनेमाघर भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। यानी यूं कहा जाए कि बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा ना हो, गैदरिंग वाले कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई हो, क्योंकि शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जा सके, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर सके, इसलिए इन कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है।
साथ ही भोपाल और इंदौर जैसे बड़े जो रेड जोन मध्य प्रदेश के थे उनमें जरूर थोड़ी सी रियायत दी गई है। इंदौर की हम बात की जाए तो वहां पर सिनेमा हॉल तो मैं करूंगा आकाश, इंदौर की बात, लेकिन भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में 5 दिनों तक जो है दुकानें खोलने की परमिशन दी गई है, लेकिन शनिवार और रविवार को दुकानें पूरी तरह से बंद रखने की बात की गई है। कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन रखने की बात कही गई है। और खास बात यह भी देखने को मिली थी जब आदेश जारी हुआ था कि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन कई जगहों पर दुकानें खोलने को देखने को मिली थी खुली हुई। लेकिन अब जो है पूरी तरह से सख्ती से पालन कराया जाएगा और 2000 रुपए का जुर्माना दुकानें खुलेंगी तो कार्रवाई की जाएगी। आमिर, आप बने रही मेरे साथ। इस वक्त भरत पाटिल जुड़ रहे हैं इंदौर से। भरत, इंदौर में कलेक्टर ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, कुछ मॉल खुलने लगे हैं, कुछ रेस्टोरेंट जिसका इंतजार लंबे समय से इंदौर को रहा होगा क्योंकि इंदौर तो खान पान में बहुत आगे है। क्या दिशा निर्देश जारी हुए और किस तरह से देख रहे हैं आज आप अनलॉक 2 को? बिल्कुल, जिस तरह से क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी सुधारना है, इंदौर को वापस अपने गति पर वापस लाना है, उसके तहत कई बड़े अहम फैसले इंदौर कलेक्टर द्वारा लिए गए। आज अनलॉक 2 की शुरुआत के तहत ही अगर हम बात की जाए तो सबसे बड़ी राहत, क्योंकि इंदौर में मॉल जो है, शॉपिंग मॉल का काफी चलन है और इसको देखते हुए अब इन शॉपिंग मॉलों को भी अनुमति दे दी गई। मतलब बड़ी राहत जो है मॉल में होने वाले व्यापार को लेकर के एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि कई सोशल डिस्टेंसिंग से उन्हें गुजरना होगा, साथ ही साथ सैनिटाइजर मशीनों का उपयोग, यूवी लाइटर जो मशीन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसके अंदर से की हिदायत के तहत जो है ये सब गाइडलाइन का पालन करना होगा। लेकिन जो खान पान की अगर बात की जाए, क्योंकि इंदौर में कंटेनमेंट एरिया भी काफी इलाका जो है वो कंटेनमेंट हुआ है और सबसे अगर बात की जाए जो कंटेनमेंट जो एरिया है वो क्योंकि रानीपुरा, चलिए भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मध्य प्रदेश में बल्कि देश में अनलॉक 2 हुआ है और अनलॉक 2 के बाद जिस तरह के दिशा निर्देश जारी हुआ, आज सुबह से हम देख रहे हैं कि कुछ रेस्टोरेंट, बाजार भी खुलने दिखाई देने लगे। लेकिन यदि इसको ज्यादा अच्छे से चलाना है तो आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मुंह पर मास्क लगाइए और जो कहा गया उसमें आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जरा सी लापरवाही फिर इन मॉल और दुकानों को बंद करवा दे। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। आज डॉक्टर्स डे है, जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देश के डॉक्टर्स को वॉरियर के रूप में देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उज्जैन की एक खबर है, रोंगटे खड़े कर दिए। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर और पुलिसकर्मी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। दरअसल पुलिसकर्मी की तबीयत खराब थी, वह ड्यूटी के बाद खुद का स्वास्थ्य परीक्षण कराने अस्पताल पहुंचा था। पुलिसकर्मी का कहना है कि डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज करने की बजाय अलग अलग वार्डों में भेजा जा रहा था। जब पुलिसकर्मी ने इस बात का सवाल उठाया तो डॉक्टर व अस्पताल के स्टाफ के साथ कहासुनी हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। ये देखिएगा, आप दिखाते हैं आपको ये तस्वीरें, आप देखिएगा। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से डॉक्टर और पुलिसकर्मी भिड़ रहे हैं। थोड़ा सा दूर आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये देखिए आप, ये अस्पताल है, यहाँ पुलिसकर्मी और डॉक्टर आपस में लड़ रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें। दोनों इस समय वॉरियर्स के रूम पे काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस की बात करें, डॉक्टर की बात करें। लेकिन इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो निश्चित रूप से रोंगटे खड़े होते हैं और दोनों से ये उम्मीद नहीं की जाना चाहिए, क्योंकि दोनों जिम्मेदार हैं, चाहे डॉक्टर की बात करें या पुलिस की बात करें। तो कई दफा ऐसी खबरें देखने को मिलती है, लेकिन आज डॉक्टर्स डे है। तमाम सारे डॉक्टर्स को सलाम करना चाहिए, क्योंकि इस दौर में उन्होंने वॉरियर्स के रूप में काम किया। इसी तरह पुलिस ने भी, खासकर कोरोना के संकट के बीच जब आप घरों में बैठे थे तो वह सड़कों पर तैनात थे। लेकिन दोनों को मिलकर चलना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातों पर कई दफा ये विवाद बड़ा रूप ले लेता। अब इसमें किसकी गलती है, कौन इसमें सही है, कौन गलत, ये तो पुलिस जांच करेगी। मिड सेशन में इसी तरह की 5 बड़ी खबरों को लेकर हम आपसे रूबरू होते हैं और फिर मुलाकात होगी अगले मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।